तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? तो पहले लेक्चर में हमने स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और टेंसर क्या होता है ये पढ़ा था। ओके, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर, ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन से है वो पढ़ना चालू किया है। अभी टाइप ऑफ वेक्टर में कौन से टाइप ऑलरेडी कंप्लीटेड है? तो फर्स्ट टाइप वाज द इक्वल वेक्टर्स। ओके, first type that we have already studied is equal vectors. Second type was the negative vectors. Okay, negative vectors. Okay, third type is parallel vectors. Okay, parallel vectors. Okay, this is the third type. Fourth is anti-parallel vector. Anti-parallel vectors. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड सिक्स्थ टाइप वाज यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर। ठीक है, so these are the types of vector that we have already studied. Okay, equal vectors, negative vectors, parallel vector, anti-parallel vector, orthogonal vector and the unit vector. Now what do you mean by once again equal vectors? तो equal vectors का एग्जांपल क्या है? If a car is moving with 40 kmph towards east and truck is also moving with 40 kmph towards east, तो ये दो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएंगे? These two velocity vectors will be the equal vectors. करेक्ट है ना? मतलब दो वेक्टर इक्वल होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। उसके बाद नेगेटिव वेक्टर मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट रहता है। फॉर एग्जांपल इफ अ ट्रक इज मूविंग विथ 40 kmph टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, तो उसका नेगेटिव वेक्टर बताओ मुझे अभी। ट्रक इज मूविंग with 40 kmph towards east, उसका नेगेटिव वेक्टर बताओ। 40 करेक्ट, साक्षी करेक्ट। ओके, 40 kmph towards west मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम होना चाहिए, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स का एग्जांपल बताइए। इफ ट्रक इज मूविंग विद 40 kmph towards east, उसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा? 40 kmph towards east का पैरेलल वेक्टर कैन यू टेल? 40 kmph का पैरेलल वेक्टर, 40 kmph टुवर्ड्स इसका पैरेलल वेक्टर, 60 kmph टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब पैरेलल वेक्टर्स होने के लिए क्या होना जरूरी है? दोनों का डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो भी चलता है। ओके, और उसमें मैंने क्या बताया था? ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। अभी मुझे बताइए वंस अगेन, इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना रहता है? बताइए एंगल कितना रहेगा? 0, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आफ्टर दैट एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब एग्जांपल थ्रू ही मैं बताऊंगा। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब उनका डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होना चाहिए। एग्जांपल इफ अ कार इज मूविंग विथ 40 kmph टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसका एंटी पैरेलल वेक्टर बताओ। कार इज मूविंग विथ 40 kmph टुवर्ड्स ईस्ट, हाँ, 60 टुवर्ड्स वेस्ट, 40 टुवर्ड्स वेस्ट, 80 टुवर्ड्स वेस्ट, कुछ भी चलेगा। ओके, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हुआ तो चलता है, डायरेक्शन लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट चाहिए। उसके बाद ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या रहता है? एंगल। ऑर्थोगोनल वेक्टर में एंगल बताइए, थीटा कितना रहेगा दो वेक्टर में? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में करेक्ट 90 डिग्री रहेगा। फिर एक बार एग्जांपल लेते हैं। इफ अ कार इज मूविंग विथ 40 kmph टुवर्ड्स ईस्ट, उसका ऑर्थोगोनल वेक्टर बताओ। 40 kmph टुवर्ड्स ईस्ट का ऑर्थोगोनल मतलब उसको परपेंडिकुलर चाहिए, मैग्नीट्यूड कोई भी चलेगा। ओके, ईस्ट को परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा? इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ईस्ट को परपेंडिकुलर वेस्ट रह सकता है, नॉर्थ रह सकता है, वेस्ट रह सकता है ना? वेस्ट रह सकता है क्या? ईस्ट को परपेंडिकुलर वेस्ट रहता है? नो। ओके, सो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड भी क्या होता है? इसको परपेंडिकुलर रह सकता है।
उसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फिजिक्स, ओके, फिजिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है? यूनिट फैक्टर। मुझे पहले बताइए यूनिट फैक्टर का यूज क्या है, यूज उसका एप्लीकेशन क्या है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिट फैक्टर, टेल मी। निखिल एब्सोल्युटली करेक्ट, वैभव एब्सोल्युटली करेक्ट, साक्षी करेक्ट, सिद्धेश करेक्ट। ओके, सो यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि हमेशा आप ऐसा नहीं बोल सकते वेलोसिटी ऑफ कार इज 40 kmph टुवर्ड्स ईस्ट। इतना लंबा सेंटेंस क्यों बोलना है? डायरेक्टली 40 आई कैप में बोल सकता हूं, 40 आई कैप, सो सिंपल ना। सो मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। ट्रक इज मूविंग विद 100 kmph टुवर्ड्स नॉर्थ, ये कितना लंबा सेंटेंस है देखिए। उसके बजाय क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, मुझे बताइए। यूनिट वेक्टर ट्रक इज मूविंग विद 100 kmph टुवर्ड्स नॉर्थ, 100 जे कैप, वेरी सिंपल। क्योंकि मैंने आपको बताया है आई कैप किसके लिए यूज करना है, जे कैप किसके लिए यूज करना है और के कैप किसके लिए यूज करना है, आपको बताया है। आई कैप किसके लिए यूज करना है बोलिए थोड़ा सा। जनरली आई कैप कहां, किस डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे? हाँ, ईस्ट या फिर ईस्ट, और कौन सा? आई कैप मतलब ईस्ट होता है, या फिर और कौन सा डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई कैप पहला पॉजिटिव एक्स रहेगा और दूसरा ईस्ट रहेगा, ठीक है। अभी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन या फिर वेस्ट तो क्या ले लेंगे बताओ? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन या फिर वेस्ट तो क्या ले लेंगे? माइनस आई कैप, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नॉर्थ के लिए या फिर वाई एक्सिस के लिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए क्या लेंगे? J cap, correct. Okay, so in this way you know this very well. I cap, J cap and K cap, these are the most commonly used unit vectors. पता है ना? I cap, J cap and K cap, these are the most commonly used unit vectors. ठीक है? So I cap positive direction of x axis, J cap positive direction of y axis, K cap positive direction of the z axis. ठीक है? अभी नेक्स्ट वेक्टर देखेंगे। रिपीट वेक्टर, रिपीट यूनिट वेक्टर रिपीट करना है क्या? यूनिट वेक्टर देखिए 2 मिनट में बता देता हूं। यूनिट वेक्टर मतलब क्या रहता है? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? 1 रहता है, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर के बहुत सारे एग्जांपल मैं बता सकता हूं। फर्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। सपोज मैंने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया एंड टुवर्ड्स ईस्ट अप्लाई किया, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाता है, ठीक है। या फिर मैंने 1 मीटर, इफ अ कार इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो क्या हो गया? ये भी यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ओके, सो मैग्नीट्यूड तो उसका 1 है, लेकिन बेसिक यूज क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का यूज क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यूनिट वेक्टर हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और यूनिट वेक्टर मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर कौन से हैं? आई कैप, जे कैप एंड के कैप, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर्स। मतलब यूनिट वेक्टर की वजह से क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन हम इजीली लिख सकते हैं बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। सपोज मैंने ऐसा बताया, ऑब्जेक्ट हैज अ पोजीशन ऑफ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है सपोज 3i प्लस 4j प्लस 5k। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे 3 मीटर पे होगा, ओके, वाई एक्सिस पे 4 मीटर पर होगा एंड के जेड एक्सिस पर 5 मीटर पे होगा, ओके। इस तरह से हम उसका पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी। आप भी घर में क्या कर सकते हैं? एक कॉर्नर लीजिए, घर में एक रूम रहेगा, उसका शेप तो क्यूबिकल रहेगा या फिर रेक्टेंगुलर रहेगा। एक कॉर्नर को ओरिजिन कंसीडर कीजिए,
उसके बाद अलोंग द सरफेस, वॉल का जो एक कॉर्नर रहेगा ना, एज रहेगा ना, उसको एक्स एक्सिस कंसीडर कीजिए, दूसरा वाई कंसीडर कीजिए, एंड अपवर्ड डाउनवर्ड जो है उसका जेड कंसीडर कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके टीवी का पोजीशन या फिर आपके घर में जो आपने मोबाइल किधर रखा है उसका पोजीशन डायरेक्टली बता सकते हैं ना। मतलब आईजे के फॉर्म में अगर आपने बताया तो प्रिसाइजली हमें पता चलता है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं रहता ना। अगर आपके मम्मी ने पूछा तुमने मोबाइल कहाँ पे रखा है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं मम्मी मैंने फोन 2i+3j+7k पे रखा है, डायरेक्टली बोल सकते हैं तुम। एंड मम्मी डायरेक्टली एग्जैक्टली एट दैट पोजीशन जाके वो कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, सो दैट इज द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। पता चला ना। लेकिन उसके लिए तुम्हारी मम्मी को क्या करना पड़ेगा, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है और उसको कैसे समझना है वो आपको बताना पड़ेगा। मम्मी नहीं मारेगी, मम्मी हमेशा प्यार करती है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक यूज ऑफ द यूनिट वेक्टर। मतलब ऐसा उस कॉर्नर में है, उस टेबल पर है, ऐसा बताने के बजाय अगर आपने आईजे के फॉर्म में बताया तो वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ओनली रूम में क्या करना है आपको, ओरिजिन कहाँ पे है, एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है और जेड एक्सिस कौन सा है, उतना ही उस रूम में डिफाइन करना है। ओके, रूम का एक कॉर्नर ले लो, ऊपर जाने वाला जो एज रहेगा, ऊपर जाने वाला एज, उसको जेड कंसिडर करो, दूसरा एक एक्स कंसिडर करो, और नीचे वाला और एक रहेगा उसको एक्स कंसिडर करो। ठीक है, और मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं। आपके घर में टाइल्स है ना, आपके घर में टाइल्स रहता है, विदाउट टाइल्स जनरली होम नहीं रहता है, तो एक टाइल अप्रोक्सीमेटली 2 फीट की रहेगी या फिर 1 फीट की रहेगी, तो डायरेक्टली रूम में देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर 3 फीट मतलब क्या, एक्स एक्सिस पर 4 फीट मतलब क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइल्स, ऐसे इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके लिए टेप की कुछ जरूरत नहीं है, करेक्ट है ना। टेप चाहिए क्या उसके लिए, मेजरमेंट के लिए नहीं चाहिए। हाँ, so that is the use of the unit vector. Next type of vector that we are going to study is the collinear vectors. 7 number. Collinear vectors. Okay? अभी कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या रहता है, देखिए, the vectors which are acting along the same line, अगर दो वेक्टर एक ही लाइन अलोंग सेम लाइन एक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ओके, टू वेक्टर्स acting along same line. Okay, if two vectors are acting along same line, then they are collinear vectors. Okay, collinear vectors. ठीक है, कोलिनियर, और इसका अपोजिट क्या आ सकता है, नॉन कोलिनियर। मतलब अगर दो वेक्टर्स का लाइन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम आता है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब दोनों वेक्टर का लाइन अगर सेम है, दोनों वेक्टर अगर एक ही लाइन पे हैं, तो क्या होता है, वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं। उसका मैं एग्जांपल बता देता हूं। हमने इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा है, करेक्ट है ना, इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा है, उसमें लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हमने पढ़ा है और शियर स्ट्रेस भी हमने पढ़ा है। मुझे आप अभी बताइए कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए कोलिनियर फोर्सेस चाहिए या फिर नॉन कोलिनियर फोर्सेस चाहिए, एंड शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए कोलिनियर चाहिए या फिर नॉन कोलिनियर चाहिए, बताओ थोड़ा मुझे, आप बता सकते हैं क्या। लॉन्जिट्यूडनल के लिए क्या चाहिए और शियर स्ट्रेस के लिए क्या चाहिए, लॉन्जिट्यूडनल एंड शियर के लिए बताइए। लॉन्जिट्यूडनल के लिए कोलिनियर चाहिए, करेक्ट, एंड शियर स्ट्रेस के लिए, हाँ, क्योंकि देखिए सपोज ये रॉड है, ठीक है, रॉड, अभी क्या करूंगा मैं, एक फोर्स यहां पे लगाऊंगा और दूसरा फोर्स यहां पे लगाऊंगा,
दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों एक ही लाइन पे एक्ट होना चाहिए, तब क्या होता है, ये स्ट्रेच हो जाएगा। एंड व्हेन the body stress when body tends to stretch, what happens, longitudinal stress is produced, longitudinal stress या फिर longitudinal strain is produced ना। एंड मैंने सपोज इसी रॉड को इस तरह से फोर्स लगाया, एक फोर्स ऊपर लगाया and another force is applied at the suppose bottom, so what will happen, due to these two forces what will happen, there will be change in shape ना first, एंड जब जब चेंज इन शेप होता है तब तक क्या होता है, देयर इज ऑलवेज शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस है। तो कोलिनियर वेक्टर्स जब रहेंगे तो क्या रहेगा, बॉडी पर अगर कोलिनियर फोर्सेस रहेंगे, कोलिनियर फोर्सेस, तब क्या रहेगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस या फिर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन रहेगा। एंड जब नॉन कोलिनियर फोर्सेस रहेंगे तब क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेन रहेगा। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर्स, नेक्स्ट इज नंबर 8, that is coplanar vectors। coplanar vectors, if a number of vectors are in a particular plane, same plane में अगर number of vector रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, coplanar vector बोलते हैं। okay? if number of vectors, okay, if a number of vectors are in a single plane या फिर सेम प्लेन, ओके, उसको क्या बोलेंगे, then they are coplanar vectors। ओके, they are coplanar vectors, मतलब दो वेक्टर ये है या फिर दो से ज्यादा वेक्टर है, इफ देयर आर टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर देयर एंड इफ दे आर एक्टिंग इन अ सेम प्लेन, ओके, इफ दे आर ऑलवेज इन अ सेम प्लेन देन दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स। यहां पे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर रहेंगे या नहीं रहेंगे, कैन यू टेल मी, दो ही वेक्टर सपोज है तो वो हमेशा कोप्लेनर रहते हैं या फिर कुछ बता नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, सो देयर इज सेंटेंस, ओके, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, एंड सेकंड सेंटेंस इज दैट टू वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी कोप्लेनर। तो उसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, टू वेक्टर्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी सब चीजें जो है समझना पड़ेगा। ओके, ठीक है, टू वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर रहेंगे क्या, टू वेक्टर्स, देखिए टू वेक्टर्स कैन बी इन सिंगल प्लेन, ओके, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इन अ सिंगल प्लेन, दो वेक्टर जब रहते हैं तो हमेशा ही एक ही प्लेन में रहते हैं। अभी एक प्लेन मतलब क्या है, एक ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, देखिए ये मैंने दो वेक्टर ऐसा लिया तो ये दो वेक्टर का एक प्लेन हो सकता है। ओके, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर से पास होने वाला एक प्लेन डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, कोप्लेनर मींस दोनों का एक ही प्लेन होना चाहिए, ओके, एक ही प्लेन में दो वेक्टर होने चाहिए, उसको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर कोप्लेनर वेक्टर नेक्स्ट इज द जीरो वेक्टर।
प्लेन मतलब लाइन नहीं रहता है। अभी देखिए पॉइंट, एक पॉइंट रहता है, उसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट को कनेक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद हमें लाइन मिलता है, और लाइन के बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है उसको हम प्लेन बोलते हैं। प्लेन कैन बी एक्स एक्सिस, सपोज एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई के बीच में जो प्लेन रहेगा, प्लेन मतलब एक प्लेन अभी कैसे बताए, प्लेन इज नथिंग बट दिस, फॉर एग्जांपल दिस ब्लैक बोर्ड इज अ प्लेन, ओके, ब्लैक बोर्ड इज अ प्लेन बोल सकते हैं, या फिर दिस वॉल इज आल्सो ए प्लेन। प्लेन का डेफिनेट बाउंड्री नहीं रहता, उसका बाउंड्री कहां पे रहेगा, इंफिनिटी पे बाउंड्री रहेगा, ठीक है। सो कोई भी प्लेन सरफेस अगर है तो उसको हम प्लेन बोल सकते हैं, ओके। फ्लैट सरफेस होना चाहिए, कोई भी फ्लैट सरफेस है तो किसी भी फ्लैट सरफेस को हम प्लेन बोल सकते हैं। कोलिनियर और कोप्लानर दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। कोलिनियर मतलब दोनों का लाइन क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एंड कोप्लेनर मतलब दो, सपोज ये वेक्टर इस तरह से है, दूसरा वेक्टर इस तरह से, अभी ये दो वेक्टर है ना, ये कोलिनियर है क्या, नहीं है, लेकिन कोप्लेनर है ये दो वेक्टर्स, ओके। कोप्लेनर क्यों है, क्योंकि दोनों ही कहां पे है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है ना। कोई भी फ्लैट सरफेस मतलब प्लेन, ये चीज ध्यान में रखिए, कोई भी अगर फ्लैट सरफेस है, एग्जैक्टली फ्लैट सरफेस है, तो उसको हम प्लेन बोलेंगे। अभी ये फ्लैट सरफेस है एग्जैक्टली, तो ये प्लेन हो जाएगा। अभी इस प्लेन में जितने भी मैं वेक्टर ड्रॉ करूं वो सभी वेक्टर्स कोप्लेनर ही रहेंगे। ऑल दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ऑल दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ओके। कोप्लेनर है, कोलिनियर है क्या, लेकिन ये कोलिनियर नहीं है ना। यहाँ पे इसमें क्या हो सकते हैं, ये और ये थोड़ा कोलिनियर हो सकता है, ओके। मतलब दोनों का एक्चुअली एग्जैक्टली कोलिनियर नहीं होता है, मतलब दोनों का लाइन सेम ही होना चाहिए तभी कोलिनियर हो सकता है। दे शुड बी टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी ये दोनों भी कोलिनियर है, ये दोनों भी कोलिनियर है, और ये सभी क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है ना। So equal vectors are coplanar vector, negative vectors are coplanar vector, parallel vector भी coplanar vector ही रहेंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर दो है तो हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे, लेकिन तीन है तो डेफिनेटली हम बता नहीं सकते कि एक ही प्लेन में है या नहीं है, ठीक है। तीसरा वेक्टर दूसरे कोई प्लेन में हो सकता है। दो वेक्टर में से पास होने वाला एक प्लेन हम निकाल सकते हैं, कोई भी एक प्लेन। सपोज ये एक वेक्टर है और दूसरा इधर वेक्टर है, तो इनके बीच में पास होने वाला वेक्टर हम निकाल सकते हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक वेक्टर मैंने सीलिंग पे ड्रॉ किया, सीलिंग पे, ठीक है, और दूसरा वेक्टर इस बोर्ड पे ड्रॉ किया। तो देखिए ये एक बोर्ड का वेक्टर है और एक सीलिंग का वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों में पास होने वाला एक प्लेन आ सकता है ना, दोनों में पास होने वाला एक प्लेन आ सकता है, वो इंक्लाइन प्लेन होगा। प्लेन वर्टिकल ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, प्लेन वर्टिकल हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, कैसे भी। अभी सीलिंग पे मैंने एक लाइन निकाला और बोर्ड पे एक लाइन निकाला, तो उन दोनों में पास होने वाला दोनों लाइन को कनेक्ट करो ना डायरेक्टली, इनफाइनाइट लाइन से दोनों को कनेक्ट करो तो वो भी एक प्लेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9, नंबर 9 है दैट इज कॉन्करेंट फैक्टर्स। कॉन्करेंट फैक्टर्स नंबर 9 इज concurrent vectors। concurrent vectors मतलब क्या है, if two vectors are acting at a same point, जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, concurrent vectors। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज अ पॉइंट on which first force is acting like this, second force is also acting like this, एक ही पॉइंट पे वो एक्ट हो रहे हैं, ठीक है।
तो एक ही पॉइंट पे अगर दो वेक्टर और या फिर नंबर ऑफ वेक्टर, दो रहने दो या फिर नंबर ऑफ वेक्टर रहने दो, अगर एक ही पॉइंट पे वो एक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंकरेंट वेक्टर्स ऐसा बोलते हैं। ओके, इफ a number of vectors if a number of vectors are acting at a point, they are called as they are concurrent vectors। ठीक है, इसका चाहिए तो डायग्राम निकालिए, इस तरह से डायग्राम हो सकता है। ओके, तो दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3। वेक्टर मतलब फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए F1, F2 एंड F3, these are the three forces which are acting at the same point। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर डायग्राम है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। कॉन्करेंट वेक्टर कोलिनियर नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोलिनियर मतलब दोनों का लाइन सेम होना चाहिए। देखिए लाइन, यहाँ पे लाइन दोनों का सेम है क्या, इसका लाइन इधर जाता है, इसका लाइन ऐसा आता है, दोनों का लाइन डिफरेंट है। तो इस डायग्राम में सभी वेक्टर कॉन्करेंट है, लेकिन कोई भी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर वेक्टर नहीं है यहाँ पे। करेक्ट है ना, पता चला ना इधर, यहाँ पे सभी वेक्टर कैसे है, कॉन्करेंट है लेकिन कोलिनियर नहीं है, क्योंकि उनका लाइन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 10। ओके, नेक्स्ट नंबर 10 इज पोलर वेक्टर्स। नंबर 10, पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, अभी पोलर वेक्टर का डेफिनेशन देखिए कैसा है। डेफिनेशन इज लाइक दिस फॉर पोलर वेक्टर्स, the vectors polar vector definition मिलेगी, वेक्टर्स नहीं पोलर वेक्टर। ओके, the vector, okay, this is a single vector। अभी देखिए, अभी पीछे हमने देखा इक्वल वेक्टर्स होने के लिए दो वेक्टर चाहिए, नेगेटिव वेक्टर्स होने के लिए दो चाहिए। ओके, पैरेलल वेक्टर्स मतलब वहां पे दो वेक्टर है तो पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल दो या फिर तीन हो सकते हैं, सो ऑन। ये सभी नंबर ऑफ वेक्टर के बारे में, दीज आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स। अभी पोलर वेक्टर मतलब एक वेक्टर पोलर वेक्टर हो सकता है क्या, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज अ पोलर वेक्टर। मतलब आपको एमसीक्यू में नीचे क्या दिए जाएंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए जाएंगे, तो उसमें से पोलर वेक्टर कौन सा है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए पोलर वेक्टर का डेफिनेशन देखिए, द वेक्टर, इधर ना इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट लिखा है, एट ए पॉइंट। ठीक है, हाँ, the vectors or the vector having a certain starting point or a certain point of application okay, point of application is called as polar vector। Okay, the vector having a certain starting point or certain point of application is called as polar vector। ठीक है, मतलब जिस वेक्टर का डेफिनेटली हम स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं या फिर डेफिनेटली उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब एंडिंग पॉइंट, ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बता सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं तो पोलर वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये देखिए पोलर वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना है।
जो भी वेक्टर्स रिलेटेड टू लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन, ओके, लीनियर मतलब क्या, ट्रांसलेशनल मोशन। अभी बेसिकली देखिए दो प्रकार के मोशन रहेंगे, एक रहेगा ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा रहेगा रोटेशनल मोशन। ओके, व्हाट आर द टू बेसिक टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, थर्ड ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, अभी तो ध्यान में रखिए देयर आर टू मोशंस, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल मोशन रिलेटेड जो वेक्टर्स रहेंगे, ओके, द वेक्टर्स व्हिच आर related to translational motion, all these vectors are polar vectors. okay, ट्रांसलेशनल मोशन के रिलेटेड जो वेक्टर्स रहेंगे वो सभी पोलर वेक्टर्स है, एंड रोटेशनल मोशन के रिलेटेड कुछ वेक्टर रहते हैं, ओके, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज द एक्सियल वेक्टर, नेक्स्ट इज द एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब क्या है, वेक्टर along axis of rotation, vector along axis of rotation is called as axial, is called as axial vector. okay, is called as axial vector. अभी देखिए किस कभी कभी किसी बुक में क्या दिया जाता है, वेक्टर्स, ऑल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ऐसा भी कुछ बुक में दिया गया है। ओके, ऑल द वेक्टर्स आर, मैंने इधर क्या बताया, टोटल 11 टाइप का वेक्टर बताया, और भी 2-3 वेक्टर्स है वो भी बताऊंगा। ओके, लेकिन कभी कभी आप दूसरे कोई बुक पढ़ने गए तो आपको पता चलेगा उसमें दिया होता है कभी कभी क्या, ऑल द वेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज पोलर वेक्टर एंड द एक्सियल वेक्टर। मतलब ये सभी जो वेक्टर रहेंगे वो दो कैटेगरी में ही आएंगे, आइदर दे पोलर वेक्टर तो रहेंगे या फिर एक्सियल वेक्टर रहेंगे। पोलर वेक्टर मतलब क्या रहते हैं, जनरली वो ट्रांसलेशनल मोशन के रिलेटेड रहते हैं, और एक्सियल वेक्टर जो है दीज आर रिलेटेड टू दी रोटेशनल मोशन। ठीक है, एग्जांपल आपको बता देता हूं। अभी पोलर वेक्टर देखिए, पोलर वेक्टर का एग्जांपल क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट इट इज अ पोलर वेक्टर। उसके बाद फोर्स, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट रहता है, ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स रहता है, ट्रांसलेशनल मोशन में और क्या होता है बताइए, वेलोसिटी ट्रांसलेशनल मोशन है ना, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल मोशन, तो वो भी पोलर वेक्टर रहेगा। या फिर लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, पोलर वेक्टर रहेगा। मोमेंटम, करेक्ट, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, पोलर वेक्टर। मतलब जो भी वेक्टर्स रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल मोशन है उसको हम पोलर वेक्टर बोलेंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, और एक्सियल वेक्टर कौन से रहते हैं, रोटेशनल मोशन में आपने अगर देखा, आप रोटेशनल मोशन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको पता चलेगा रोटेशनल मोशन में क्या क्या रहता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है, एंगुलर वेलोसिटी रहता है, एंगुलर एक्सेलरेशन रहता है, टॉर्क रहता है, एंगुलर मोमेंटम रहता है। जैसे लीनियर मोशन में फिजिकल क्वांटिटी है उसी तरह से एंगुलर या फिर रोटेशनल मोशन में भी क्या है, नंबर ऑफ फिजिकल वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, और उनका हमने डायरेक्शन अगर निकाला, मतलब फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमने डायरेक्शन निकाला तो अलोंग द एक्सिस आता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाला तो अलोंग द एक्सिस आता है, टॉर्क का डायरेक्शन निकाला तो अलोंग द एक्सिस आता है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकाला तो वो भी अलोंग द एक्सिस आता है। ठीक है, मतलब रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स उनका डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस ही रहता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, पता चला ना, मतलब पोलर वेक्टर्स दीज आर रिलेटेड टू द वेक्टर्स रिलेटेड टू द ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, उनका लीनियर मोशन में जनरली क्या होता है, उनका सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट या सर्टेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जनरली रहता है। एक्सियल वेक्टर का क्या रहता है, सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट या फिर सर्टेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं रहता है। एक्सियल वेक्टर को हम सूडो वेक्टर भी बोलते हैं। देखिए एक्सियल वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, PSEUDO।
सूडो का मतलब पता है क्या? बताइए मुझे, सूडो का मतलब पता है आपको? सूडो दिखाई देता है ना ठीक से? सूडो वेक्टर, एक्सेल वेक्टर को हम सूडो वेक्टर भी बोलते हैं। हाँ, सिद्धेश मोरे इज करेक्ट। देखिए, सूडो वेक्टर मतलब इमेजिनरी वेक्टर रहता है या फिर फॉल्स वेक्टर बोलते हैं। इमेजिनरी या फिर फॉल्स, उसका मीनिंग सूडो मतलब इमेजिनरी या फिर फॉल्स। इमेजिन, मोस्टली इमेजिनरी। ओके, सूडो का मतलब इमेजिनरी। अभी देख आपको बता देता हूं उसको इमेजिनरी वेक्टर क्यों बोलते हैं। देखिए, सपोज a field is rotating like this is field ना, this is rotating like this। field कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? बताइए। दिस इज द field which is rotating in certain direction। आपको कैसा दिख रहा है बोलिए थोड़ा सा? क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज? करेक्ट, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका एक एंगुलर वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाला। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसा आता है? इट इज अलोंग द एक्सिस एंड इनवर्ड आता है। सो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। सपोज दिस इज चॉक, ठीक है, तो दिस इज वेक्टर। तो वेक्टर कैसा आता है? एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर अलोंग द एक्सिस इनवर्ड। ओके, आप बोलेंगे घूम तो ऐसे रहा है, वेक्टर इनवर्ड आउटवर्ड कैसे आ गया? तो वैसा ही होता है वो। ठीक है, वो आपको रोटेशनल मोशन में पता चलेगा। फिर कैसे घूम रहा है? इस तरह से घूम रहा है ना, लाइक दिस इट इज रोटेटिंग। मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी आप क्या बोलेंगे सर? उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे होना चाहिए? प्लेन ऑफ द पेपर में होना चाहिए, या फिर उसका एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन उसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने निकाला, तो डायरेक्शन कैसा आता है? इनवर्ड आता है, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आता है। ठीक है, मतलब ये फील अगर क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस एंड इनवर्ड आता है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड आता है। और एक एग्जांपल बता देता हूं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सपोज आप मोटरसाइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, साइकिल या फिर मोटरसाइकिल से आप ट्रैवल करते होंगे। आपका मोटरसाइकिल या फिर साइकिल का जो फ्रंट व्हील है वो कैसे रोटेट होगा? फ्रंट व्हील इट इज रोटेटिंग लाइक दिस ना। आपका जो आगे का फ्रंट व्हील जो रहेगा इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ठीक है, अभी मैंने आपको पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? इसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा? तो उसका आंसर क्या आता है आपको पता है? आंसर इज टुवर्ड्स लेफ्ट। जब आप आगे जाते हैं तो उसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट आता है, क्योंकि एक्सिस कैसा रहेगा उसका? आइदर फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट रहेगा या फिर लेफ्ट टू द राइट रहेगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम बता सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ आप बोलेंगे ऐसा कैसा सर, फिर तो आगे जा रहा है और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट कैसा? ये कंसेप्ट जो है आपको रोटेशनल मोशन नाम का जो टॉपिक है उसमें आपको पता चलेगा। अभी मैं ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ओके, ठीक है, तो कुछ वेक्टर अभी देखिए, ये वेक्टर कैसा है? इमेजिनरी वेक्टर है, लगता है कुछ और होता है कुछ और। ठीक है, तो उसके लिए हम सूडो वेक्टर बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। पता चला? एनी डाउट रिलेटेड टू दिस एक्सियल वेक्टर? मतलब मेनली वेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर जैसा होता है वैसा दिखता है, लेकिन एक्सियल वेक्टर कैसा होता है? होता है कुछ और दिखता है कुछ और, ऐसा होता है। ठीक है, अभी आइडेंटिफाई कैसे करना है? अब अगर आपको नंबर ऑफ एग्जांपल दिए गए वेक्टर्स के, इनमें से पोलर वेक्टर कौन सा है और एक्सियल वेक्टर कौन सा है ऐसा आपको पूछा गया, तो क्या करेंगे आप? ट्रांसलेशनल मोशन का कौन सा है देखेंगे, वो समझ में आता है। ट्रांसलेशनल मोशन रिलेटेड वेक्टर कौन सा है वो देखेंगे, उसको हम पोलर वेक्टर बोलेंगे। और जो भी रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन है, ओके, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सियल वेक्टर या फिर सूडो वेक्टर। ओके, समझ में आ गया? पोलर एंड एक्सियल, एनी डाउट इन पोलर एंड एक्सियल? कैसे आइडेंटिफाई करना है ये पता चला क्या? देखिए, कंकरेंट वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स, करेक्ट है।
करेक्ट होता है। कंकरेंट वेक्टर अगर 2 है तो कोप्लेनर हो सकते हैं। ओके 2 है, 2 से ज्यादा है तो कंकरेंट वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कंकरेंट वेक्टर मतलब एक ही पॉइंट में एक्ट होने वाले वेक्टर्स, ठीक है। 2 है तो डेफिनेटली कोप्लेनर वेक्टर ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा है तो बता नहीं सकते। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दशरथ ने एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए 2 वेक्टर कंकरेंट है तो वो कोप्लेनर है क्या? डेफिनेटली है, ठीक है। लेकिन 3 वेक्टर है और वो कंकरेंट वेक्टर है तो कोप्लेनर है क्या वो? देखिए मैं बता देता हूं। दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर, आप देख रहे हैं ना। तो उनका अगर एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा, ये कंकरेंट वेक्टर है और ये 2 वेक्टर में पास होने वाला एक प्लेन आ सकता है ना। सपोज ये 2 वेक्टर इस तरह से, ठीक है, तो इनमें पास होने वाला एक प्लेन आ सकता है। ऐसा भी रहने दो तो भी इंक्लाइन प्लेन उसमें पास होने वाला आ सकता है। लेकिन अगर 3 वेक्टर है, देखिए these are the 3 वेक्टर्स। अब ये 3 वेक्टर है ना, आपको दिखाई देता है क्या? देखिए ये अभी 3 वेक्टर्स है, ये कंकरेंट वेक्टर है। क्यों है? क्योंकि तीनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? सेम है, लेकिन उनका तीनों का प्लेन एक नहीं आ सकता, ठीक है। तो 2 वेक्टर अगर रहते हैं, दो कंकरेंट वेक्टर रहते हैं तो हमेशा वो कोप्लेनर रहते हैं। और इसलिए सभी वेक्टर को अच्छी तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है देखिए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ओके, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। Now the next vector that we are going to study is the position vector. Okay, it is number 12. Is number 12. Position vector. Position vector. ठीक है। अभी पोजीशन वेक्टर मतलब क्या रहेगा? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, देखिए डेफिनेशन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब ओरिजिन कहां पे रहता है, मुझे बताइए जरा, ओरिजिन कहां पे रहता है? वेयर इज द ओरिजिन? ओरिजिन कहां पे रहेगा? ओरिजिन कहां पे रहता है? ओरिजिन इट इज डिनोटेड बाय O एट सेंटर, नहीं। ओरिजिन मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको पता होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है, जेड एक्सिस रहता है। तो ओरिजिन मतलब हमेशा ध्यान में रखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों का जो इंटरसेक्शन रहता है, ओके, इंटरसेक्शन, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए फिजिक्स में क्या करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत यूजफुल है फिजिक्स में या फिर मैथ्स में, बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ओरिजिन रहेगा। ओरिजिन मतलब क्या रहता है? इट इज इंटरसेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। और सपोज पार्टिकल इज एट सर्टेन पोजीशन, तो ओरिजिन से उस पोजीशन तक जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम a vector drawn from origin to position, origin to position of object is called as position vector, okay, is called as position vector। उसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। एग्जांपल देना है तो इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज सपोज y एक्सिस एंड दिस इज सपोज z एक्सिस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है, दिस इज ओरिजिन, सो ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन P। तो ओरिजिन से P पॉइंट तक जो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय r बार, स्मॉल r बार से हमें उसको
डिनोट करना है। ओके, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय आर बार। और आर बार कैसे लिखेंगे हम? आर बार इज इक्वल टू px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। इस तरह से पोजीशन वेक्टर लिखना है। ओके, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है? आर बार से। और लिखना कैसे है? px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। अभी आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ये px py और pz क्या रहेगा? px pf py pz px py pz px py pz मतलब अभी कोऑर्डिनेट्स वर्ड आपको पता है? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स देखिए, सपोज मैंने बताया एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 4 है, एक ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट सपोज 3 4 है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये 3 क्या है? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है एंड 4 क्या है? वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट 3 एंड 4 दीज आर द कोऑर्डिनेट। सिमिलरली XYZ सिस्टम अगर है, XYZ सिस्टम है और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, तो क्या हो जाएगा? उसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और z एक्सिस का सम कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? px py pz। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पोजीशन। px py pz क्या रहेंगे? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पोजीशन। ठीक है, आप घर में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। घर में क्या कीजिए, फॉर एग्जांपल आपका फैन का मुझे पोजीशन वेक्टर अभी डिटरमाइन करना है। कैसे करूंगा? पहले तो मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डिसाइड करूंगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या? एक कॉर्नर, आपके रूम का एक कॉर्नर लीजिए, उसको ओरिजिन कंसीडर कीजिए, वहां से निकलने वाला एक लाइन एक्स एक्सिस कंसीडर कीजिए, दूसरा लाइन वाई एक्सिस कंसीडर कीजिए एंड वर्टिकल जो है जेड कंसीडर कीजिए। अभी आपके फैन में आपके रूम में अगर फैन है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हैं, वाई एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पे बता सकते हैं, और जेड एक्सिस में तो हमेशा कितना रहेगा अप्रोक्सीमेटली बताओ? जेड एक्सिस पर कितना रहेगा? सो वंस अगेन देखिए, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से पोजीशन तक जो वेक्टर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। और पोजीशन वेक्टर को लिखना कैसे है? r bar is equal to pxi plus pyj plus pz के एग्जांपल बता देता हूं इधर। एग्जांपल इस तरह से रहेगा, फॉर एग्जांपल if object is at if object is at if object is at 3 4 and -5, ऑब्जेक्ट कहां पे है? 3 4 -5 पे है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसा रहेगा? देन इट्स पोजीशन वेक्टर then its position vector is r bar is equal to 3 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap। ओके, तो ये उसका क्या रहेगा? पोजीशन वेक्टर रहेगा 3 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap। ओके, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर में कुछ डाउट है क्या? पोजीशन वेक्टर, सभी पोजीशन वेक्टर कॉन्करेंट वेक्टर रहेंगे। ठीक है, सभी पोजीशन वेक्टर कॉन्करेंट वेक्टर रहेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट से आते हैं ना सभी पोजीशन वेक्टर। सो ऑल पोजीशन वेक्टर्स कैन बी कॉन्करेंट वेक्टर्स। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नंबर 13, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कल देखेंगे बिकॉज
फिजिक्स का टाइम तो अभी हो गया है, सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके,